हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो बच्चे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस बच्चों का 90+ टारगेट है उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक है आपका बायो से मेंडल का नियम। मेंडल का नियम हर सन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई नियम ज़रूर पूछे जाते हैं या फिर तीनों नियम के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको देखेंगे और हमें इस तीनों नियम के बारे में समझेंगे। तो देखिए, कह रहा है मेंडल का नियम क्या है, चित्र की सहायता से बताइए। तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि मेंडल के कौन से नियम, तो मेंडल के 3 नियम हैं, उन तीनों नियम को हमें व्यक्त करना होगा। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए, यानी कि मेंडल के जो नियम है तीनों, उन सब का आपको वर्णन करना होगा। तो हम चित्र की सहायता से मेंडल के सभी नियमों को, यानी कि तीनों नियमों को देखेंगे, परिभाषा के भी तौर पर और चित्र के भी सहायता से। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट जरूर करिएगा। तो इस नियम में कह रहा है पहला कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। तो पहले मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है वो देखते हैं। तो कह रहा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। इसमें लिखेंगे कि मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए, ठीक है, उन्होंने उद्यान मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, मेंडल जो है वो मटर के दाने पर अपना प्रयोग करते हैं और मटर के दाने पर प्रयोग किए गए जो संकरण है उसके प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो उस मटर के संकरण के प्रयोग से उसके आधार पर जो आनुवंशिकता का नियम है उन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किया, यानी कि 3 नियम को बताया, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ये नियम निम्नवत है। ठीक है, ये नियम क्या है, निम्नवत है। तो देखिए, ये तो था आपका मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कि मेंडल ने मटर के दाने पर उपयोग किए और संकरण के प्रयोगों के बाद इसके आधार पर आनुवंशिकता के नियम को क्या किया, प्रतिपादित किया। ठीक है, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं, और ये नियम जो है वो निम्नवत है। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या है, तो एक एक नियम को हम पढ़ते चलेंगे और इसको फिगर को भी देखेंगे। तो प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिए, इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधे, ठीक है, इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधे शुद्ध का संकरण कराया जाता है, ठीक है, 2 पौधों के शुद्ध का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, तब क्या होता है कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है। ठीक है, एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण इसमें छिपा रहता है। ठीक है, दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण है तथा छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके वो प्रभावी लक्षण है, लेकिन जो लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के 2 पौधे, ठीक है, जब विपरीत लक्षण के 2 पौधे शुद्ध का संकरण कराते हैं, शुद्ध पौधों का संकरण कराया जाता है, तो उसमें प्रथम संतानीय पीढ़ी एक लक्षण दिखाई देती है तो उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, और जो दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता उसे हम अप्रभावित लक्षण कहते हैं। और इन दोनों लक्षणों से जो होता है वो उसको नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये था आपका प्रभाविता का नियम। फिर आगे नीचे देखिए, हम लिखेंगे कि जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण मतलब स्वयं परागण करना, एक पर परागण होता है और एक स्वपरागण होता है। स्वपरागण जो है उसमें हम जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकरण पादपों में, ठीक है, स्वपरागण कराया जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी के पैतृक लक्षण
तीन संबंधी एक के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब संकर पादपों में स्वपरागण कराएंगे तो पादपों का जो द्वितीय पीढ़ी है वो पैतृक लक्षण तीन संबंधी एक के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। ठीक है, इन सारे अनुपात में वो पृथक हो जाता है। तो ये था आपके प्रभाविता का नियम। फिर हम देखेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हम इस पर आधारित जो चित्र है उसको देखेंगे और कुछ और 2 लाइन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रूर समझिएगा कि जब F1 पीढ़ी का संकर पादपों से, जब F1 पीढ़ी का कोई संकर तत्व जो है वो पादपों से स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण तीन संबंधी एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तो ये है आपका उसके आगे की अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी अतः जो इसके प्रत्येक लक्षण हैं वो युग्मक के विपरीत लक्षण में, ठीक है, प्रत्येक लक्षण क्या है, युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसका प्रत्येक युग्म है उसके विपरीत जो उसका लक्षण है वो जो युग्मक हो जाते हैं यानी जायगोट उसके बनते समय, यानी कि जो नए जीव का निर्माण होता है तो जो उसका युग्मक है यानी जायगोट उसके बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रभाविता के नियम का ये चित्र है कि पहले शुद्ध लंबे पौधे हैं और शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे में डबल कैपिटल टी होगा और क्रॉस कराएंगे तो किससे, बौने शुद्ध में जो कि है स्मॉल डबल टी। तो शुद्ध और बौने का क्रिया कराएंगे तो एक शुद्ध पौधा और एक बौना पौधा आएगा यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों की क्रिया कराएंगे तो एक क्या है, प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो दोनों की क्रिया कराएंगे तो F1 जनरेशन की उत्पत्ति होगी जो कि शुद्ध लंबे पौधे को जन्म देगा। ठीक है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, दोनों की क्रिया शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे से बनकर बनी है। तो बना है क्या, शुद्ध लंबे पौधे, जो कि F1 जनरेशन में ये पाया जाता है। तो ये था आपका प्रभाविता का नियम पहला। अब हम देखेंगे मेंडल के दूसरे नियम जो कि हैं पृथक्करण का नियम। तो दूसरा है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या तुलनात्मक रूपों के कारण बहुत समय साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पृथक्करण के नियम में यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें कह रहा है कि एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या तुलनात्मक रूपों के कारण, ठीक है, एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताएं और तुलनात्मक रूपों के कारण बहुत समय साथ रहने पर, ठीक है, बहुत समय साथ रहने पर अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, अपरिवर्तित और ये शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मक जनन के साथ युग्मकों में जाने वाले कारक, ठीक है, जिसके कारण युग्मक जनन के समय युग्मकों में जाने वाले कारक यानी फैक्टर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है कि एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या तुलनात्मक रूपों के कारण, ठीक है, या तुलनात्मक रूपों के कारण बहुत समय साथ रहने पर, ठीक है, बहुत समय साथ रहने पर अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं। क्या करते हैं, अपरिवर्तित और शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मक के समय युग्मकों में जाने वाले कारक, ठीक है, युग्मक जनन के समय यानी कि युग्मक का जब जनन होता है तो उस समय युग्मक में पाए जाने वाले कारक यानी फैक्टर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं।
ठीक है, इसलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम में यही है कि इसमें क्या है कि एक आनुवंशिक लक्षण विभिन्नताओं या तुलनात्मक रूपों के कारण, ठीक है, जो आनुवंशिक लक्षण है उसकी विभिन्नताएं और तुलनात्मक रूपों के कारण बहुत समय साथ रहने पर, ठीक है, बहुत समय साथ रहने पर अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण युग्मक जनन के समय युग्मकों में जाने वाले कारक यानी फैक्टर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे हम युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि जब F1 पीढ़ी के संकरण पादपों में स्वपरागण कराया जाता है, ठीक है, जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो, ठीक है, स्वपरागण यानी कि जो स्वयं परागण करे, ठीक है, तो F1 पीढ़ी के संकरण तत्वों में पादपों में जब स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3 संबंधी 1 के निश्चित अनुपात में, ठीक है, तो कह रहा है कि जब F1 पीढ़ी के एक संकरण में स्वपरागण कराते हैं तो जो द्वितीय पीढ़ी है यानी कि सेकंड जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन, उसमें पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है, ठीक है, निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। अतः प्रत्येक युग्म जो प्रत्येक यानी कि हर एक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी कि पृथक होने के बाद जो प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण हैं यानी एक दूसरे से अलग अलग विपरीत प्रकार के जो लक्षण हैं वो युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर यानी कि अलग होकर, ठीक है, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। पृथक होकर यानी कि टूट कर अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ही है कि इसमें जो पादप हैं वो एक लक्षण से दूसरे लक्षण में पृथक्करण हो जाते हैं, जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो हमने मेंडल का पहला और दूसरा नियम पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के तीसरे नियम को, जो कि है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में इंग्लिश है उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एशॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि इसे स्वतंत्र सम्मिश्रम, ठीक है, सम्मिश्रम का नियम कहते हैं। यानी स्वतंत्र मतलब आज़ाद, ये क्या है, अपव्यूहन का नियम क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सम्मिश्रम का नियम भी इसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से मिल सकता है, और एक लक्षण का अप्रभावी कारक दूसरे के अप्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बल्कि जो अप्रभावी कारक हैं, ठीक है, जो अप्रभावी कारक हैं उसमें से भी ये मिल सकता है, और एक लक्षण अप्रभावी कारक दूसरे के प्रभावी कारक से नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से ही मिल सकता है।
यानी अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण से नहीं मिलेगा, अप्रभावी अप्रभावी से ही मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है अप्रभावी कारक से ही मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति, ठीक है, किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। ठीक है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से क्या होती है, पूर्णतया स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो एक लक्षण की वंशागति है वो किसी दूसरे लक्षण की वंशागति से क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती है। फिर आगे लिखेंगे कि मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादप का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया है। ठीक है, फिगर में हम यही देखेंगे कि जो मेंडल हैं वो शुद्ध गोल यानी कि पूरे गोल आकार का और पीले बीज वाले, ठीक है, और पीला बीज वाला पादप का जो संकरण है वह शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया है। ठीक है, यानी मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादप का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया है। तो F1 पीढ़ी से में सभी पादप गोल और पीले बीज वाले थे। ठीक है, तो जो F1 पीढ़ी के सभी पादप हैं वो गोल और पीले बीज वाले थे। F1 पीढ़ी में पादपों में, ठीक है, F1 पीढ़ी के जो पादप हैं उन पादपों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले तथा झुर्रीदार व हरे। तो कह रहा है कि इसमें क्या है, जो F1 पीढ़ी के पादपों में, ठीक है, F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल व पीले, गोल व हरे, ठीक है, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे, यानी कि गोल में पीला हरा दोनों है, झुर्रीदार में भी पीला हरा दोनों है। बीजों वाले पादपों क्रमशः 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन सबके ये अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है क्या, मेंडल के शुद्ध गोल बीज पौधे, ठीक है, पादप का संकरण झुर्रीदार व हरे पौधे, यानी कि गोल आकार के पीले और हरे दोनों पौधे हैं और झुर्रीदार आकार के पीले व हरे दोनों पौधे हैं, जिनका हम संकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है पादप क्रमशः कौन सा, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात से प्राप्त होता है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसके फिगर को देखेंगे कि हमारा क्रमशः 9:3:3:3:1 कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए फिगर को समझते हैं। तो देखिए इसका हम फिगर बनाएंगे एक बॉक्स में, जिसमें कि 4 संकरण पीढ़ी इस साइड है और 4 इस साइड। ठीक है, अब देखिए इस पीढ़ी में हमें संकरण कराना है किस प्रकार से, क्या है, तो ये F2 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी जनरेशन हमने आपको दिखा दिया प्रभाविता के नियम में, ये F2 पीढ़ी है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास 2 गोल क्या है, एक गोल पीले पौधे हैं, गोल हरे पौधे हैं, झुर्रीदार पीले हैं, झुर्रीदार हरे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, यानी कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल, ऐसे रखना है इस क्रम में भी और इस क्रम में भी। इसमें भी देखिए R कैपिटल Y कैपिटल, R कैपिटल Y स्मॉल, R स्मॉल Y कैपिटल, R स्मॉल और Y स्मॉल। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम इससे इसकी कराएंगे, फिर इससे इसकी कराएंगे, यानी इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे करके हम क्रियाएं कराते जाएंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं किस क्रिया को कैसे कराएंगे तो हमारे क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए हम R कैपिटल और कैपिटल Y का इस R Y से कराएंगे दोनों कैपिटल से, तो दोनों डबल कैपिटल R डबल कैपिटल Y होगा, जो कि गोल पीला होगा। ठीक है, गोल पीला ये क्या होगा, पदार्थ होगा, यानी गोल पीला ये पादप पाए जाएंगे। फिर इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो 2 कैपिटल R 2 कैपिटल R,
एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो लिखेंगे वाई और वाई, कैपिटल और स्मॉल। इससे बनेंगे क्या, गोल और पीले पौधे। इसमें भी गोल पीले, इसमें भी गोल पीले। फिर इसकी क्रिया इसे कराएंगे, तो ये आर जो है एक कैपिटल एक स्मॉल, तो रखेंगे क्या, आर कैपिटल आर स्मॉल। दोनों वाई क्या है, कैपिटल है, दोनों वाई कैपिटल, तो गोल पीले क्या हो जाएंगे, ये पौधे मिल जाएंगे। फिर हम करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्रिया कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी बनेगा क्या, गोल पीले पौधे। यानी पहली पीढ़ी में हमें गोल पीले पौधे मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे लाइन में, दूसरी पीढ़ी हम करेंगे, तो दूसरे लाइन में प्राप्त होते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो डबल आर कैपिटल हो जाएगा, एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल, ये बनेगा गोल और पीला पदार्थ, क्योंकि यही क्रिया यहाँ पर भी है, तो ये भी गोल पीला और ये भी गोल पीला। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, तो ये बनेगा गोल हरा, याद रखिएगा ये गोल हरे पदार्थ बनेंगे। फिर कैपिटल स्मॉल वाई, तो ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो आर आर लिखेंगे स्मॉल कैपिटल, उसके बाद कैपिटल और स्मॉल वाई वाई, तो ये भी बनेगा क्या, ये क्रिया जा रही है इसके साथ, तो गोल पीला ये है, तो ये भी गोल पीला होगा। फिर इसकी क्रिया इसमें कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई दोनों स्मॉल है, तो ये किस में बनेगा, गोल हरे में, तो गोल हरा आपका मिला और गोल पीला मिला, गोल पीले गोल हरे गोल पीले और गोल हरे, तो ये हमने 2 लाइन इस क्रिया को कर दिया। अब देखिए तीसरी लाइन में स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी क्रिया इससे कराएंगे, तो तीसरा क्रिया करेंगे, यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसी क्रिया इससे कराएंगे, तो आर आर हो जाएगा कैपिटल स्मॉल, उसके बाद वाई वाई हो जाएगा दोनों कैपिटल, ये भी बनेगा गोल पीला। फिर इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला पदार्थ। फिर आर आर दोनों स्मॉल है, फिर वाई वाई दोनों कैपिटल है, तो ये झुर्रीदार पीले बनेंगे, क्योंकि वाई पीले में है और डबल आर झुर्रीदार में है। फिर यहाँ पर है क्या, डबल आर आर से आर डबल आर स्मॉल और वाई वाई, तो कैपिटल और स्मॉल, तो ये भी बनेगा क्या, झुर्रीदार पीले। ठीक है, फिर देखिए नीचे लास्ट क्रिया आर वाई कैपिटल स्मॉल फिर कैपिटल स्मॉल, तो ये बनेगा गोल पीले। फिर आर वाई ये स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो कैपिटल स्मॉल आर फिर दोनों स्मॉल वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा गोल हरे। फिर इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो डबल आर स्मॉल है डबल वाई क्या है, एक स्मॉल एक कैपिटल, तो ये हो जाएगा झुर्रीदार पीले। फिर है दोनों डबल आर स्मॉल दोनों डबल वाई स्मॉल, तो ये हो जाएगा झुर्रीदार हरे। यानी F2 पीढ़ी में इसकी क्रिया हमें इसी प्रकार से करानी है। तो ये आपका हो जाएगा क्या कि लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है वो 9:3, 3 और 1 है। तो देखिए ये जो 9:3:3:1 है वो कैसे है, तो ये जो 9 है वो आपका गोल पीले की संख्या 9 है। देखिए गोल पीला 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे है 7 8, फिर यहाँ पे 9 हो गया आपका गोल पीले। फिर है 3 क्या है आपका गोल हरे, तो देखिए गोल हरे यहाँ पे है 1, गोल हरे 2, गोल हरे 3, उसके बाद कहीं नहीं है। फिर है 3 क्या झुर्रीदार पीले 1 2 यहाँ पर 3, बचा क्या झुर्रीदार हरे जो कि 1 संख्या में है। तो ये हो गया आपका 9:3:3:1। और जिन प्रारूप का अनुपात होगा 1:2 /2 /4, फिर 1:1 /2 तो ये हो गया आपका F2 पीढ़ी के ये सारे फिगर। जिन प्रारूप का अनुपात ये लिखिएगा और लक्षण प्रारूप का अनुपात ये लिखिएगा। तो इस प्रकार से मंडल के तीनों नियम को हमने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तीनों नियम को परिभाषा के साथ, इसके वर्णन के साथ, इसके फिगर को भी बताया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12 की दृष्टि से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।